बजट के हवाले से बात करते हैं। वफाक के बाद अब सूबों में भी सालाना मिज़ानिया पेश किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कल माली साल 2022-2023 का 1332 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सेहत कार्ड के हवाले से 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। KP की काबीना ने बजट मंजूरी के साथ साथ 63,000 मुलाजमीन की मुस्तकिली का भी फैसला किया है, जबकि जुम्मे के दिन वर्क फ्राम होम की पॉलिसी भी मुतारिफ कराई गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत को 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि 10 साल बाद PTI ने बजट में खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया है। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में 1332 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें से तकरीबन 90% आपको वफाक से मिलने हैं। तो जब वफाक में हालात ठीक नहीं होंगे तो सूबे में मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वफाक में हालात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं और इसका यकीनन सूबे पे असर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बजटिंग और अपने सूबे के 4 करोड़ लोगों की तरक्की की प्लानिंग ना करें। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो 90% पैसा आता है वफाक से वो डायरेक्टली आता है। जिसने भी NFC का निज़ाम बनाया था और फिर उसके बाद वो स्ट्रेट ट्रांसफर्स का निज़ाम बनाया था सूबों का, ताकि जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत आए वो उसको हाथ ना लगा सके, वो निज़ाम तो बड़ा अच्छा चल रहा। उसमें हमें डर ये है कि शौकत तरीन साहब ने इमरान खान साहब की क़यादत के नीचे 1 साल में 30% नेशनल रेवेन्यू बढ़ाया, 6.1 या 6.2 अरब तक। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 7,000 अरब का टारगेट रखा है, जो कि 15 या 16% ज्यादा है। हमारे ख्याल में तो ये 8,000 अरब से ज्यादा हो सकता था। हमने तो इतना बड़ा टारगेट रखना था टैक्स रिलीफ देके। तो अगर यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी सही ना हो तो ये सूबे की तरक्की पे इम्पैक्ट करेगा। जो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है हमें नेट हाइडल प्रॉफिट का 1 रुपए नहीं मिला। और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि कबायली अजला के लोग जिन्होंने पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उनका बजट जो इमरान खान ने 40 अरब रुपए से 131 अरब रुपए तक बढ़ाया था और सूबा उसमें अपने 10-15 अरब रुपए डाल रहा था, वो कम होके उन्होंने 110 अरब रुपए कर दिया और जो उसका करंट बजट रखा है 60 अरब रुपए, सेम लेवल एज लास्ट ईयर। करंट बजट का जो दूसरा हिस्सा होता है रेफ्यूजीज के लिए 17 अरब रुपए का, वो 0 कर दिया। इससे तो तनख्वाहें पूरी नहीं होंगी। सही। मुझे हैरत हो गई, मैं खुद जाके मिफ्ता इस्माइल से मिला था, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में ये बात की थी। बाद में पता चला कि जब इन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया तो मोहसिन दावर और मौलाना असद ने, जो KP से बिलोंग करते हैं, मोहसिन दावर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मुखालफत की और उन्होंने बजट नहीं इंप्रूव किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपके कहने के बावजूद जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सवाल मेरा एक और जो आपसे करना है वो ये है कि महंगाई कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं अब इस बजट में? जो हमारा सबसे बड़ा कदम है वो है इंसाफ फूड कार्ड, नया प्रोग्राम, 26 अरब रुपए। पहला सूबा जो कि फूड सब्सिडी एक टारगेटेड तरीका से दे, एहसास का डेटा इस्तेमाल करके 10 लाख खानदानों को यानी 60 लाख लोगों को मुफ्त आटा ATM कार्ड के साथ, जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और बैंक ऑफ खैबर की पार्टनरशिप है, इन 10 लाख खानदानों को मिलेगा। किसी सूबे ने कभी पहले नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे ख्याल में सेहत कार्ड से बड़ा कदम और गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकती। इस साल हमने उसका बजट 20 अरब से 25 अरब तक बढ़ा दिया और उस 25 अरब में कैंसर की एडवांस ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तो ऑलरेडी शामिल है, थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट,
कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ये सारे हमने इंक्लूड करने हैं। तो आप सोचें कि जो एक गरीब खानदान को या एक मिडिल क्लास खानदान को सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है अगर कोई बड़ी बीमारी आए तो उसका जो फाइनेंशियल शॉक होता है वो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो कवरेज खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी हुकूमत लेगी। और तीसरा, जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए जो पैकेज दिया है वो सिर्फ पे और पेंशन नहीं इंप्रूव की जी। ट्रांसपोर्ट एंड कार लीजिंग एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो इन प्रिंसिपल अप्रूव हुई है, उसका मतलब कि सरकार से गाड़ियां लेने का बोझ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो गाड़ियां सरकार लेता है वो मुलाजमीन की हो जाएंगी। तो बहुत सा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। सबको फ्लीट कार्ड्स देना ताकि आपको जेब से कैश से पेट्रोल ना लेना पड़े, लेकिन पेट्रोल में जो पिलफरेज होती है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि फ्लीट कार्ड में आपका लिमिट होगा, आप डेजिग्नेटेड पंप से ले सकेंगे। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी मुलाजमीन को 1500 या 2000 रुपए का एक मेडिकल अलाउंस मिलती है। आप बताएं अगर कोई बीमार हो जाए तो 2000 रुपए महीने 24,000 रुपए में क्या आप इलाज कर सकते हैं? 2-3 डॉक्टर के विजिट नहीं कवर होते। लेकिन जब आप ये पैसे ऐड कर लें तो ये 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए को हमने एक टॉप अप सेहत का कार्ड प्लस पैकेज में तब्दील करना है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें ओपीडी भी होगी, जिसमें मेडिसिन कवरेज भी होगी, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। और उन ऑप्शंस में सरकारी मुलाजमीन की कवरेज 10 लाख तो सबकी है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, बल्कि 1 करोड़ रुपए भी हो सकेगी सालाना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, ये तो आपने हेल्थ की बात की, लेकिन उस पर हम मज़ीद आगे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तालीम पे आते हैं तैमूर साहब। तालीमी लिहाज से सूबे खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले खुद कर सकते हैं। केपी में तालीम के लिए बजट में क्या हिस्सा रखा गया है और क्या वो काफ़ी होगा आज के दौर में? देखिए, तालीम पे तो हम जितना पैसा खर्च करें वो हमेशा ही कम होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान जो एजुकेशन पे जीडीपी का हिस्सा स्पेंड करती है वो तकरीबन 2% है, होना 4% चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे बजट में देख लें तो सबसे ज्यादा पैसे तालीम पे और तालीम और सेहत को ऐड अप कर लें तो तकरीबन 40% बजट तालीम और सेहत को जाता है। तालीम का इस साल भी सबसे बड़ा बजट है और सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है सेहत के शोबे के बाद। अगर आप तालीम के बजट को ओवरऑल देख लें, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, तो तकरीबन 280 से 300 अरब रुपए तो सिर्फ तालीम का बजट बनता है। इसमें ताकि हर स्कूल में कम से कम 4 टीचरों और मल्टीग्रेड टीचिंग ना हो, हमने पेरेंट टीचर काउंसिल्स को इख्तियार दिया है कि वो टीचर्स खुद ही लें जहां पे टीचर्स की कमी है, उसके लिए 1 अरब रुपए, ताकि किसी बच्चे को जमीन पे ना बैठना पड़े। हमने 3 अरब रुपए फर्नीचर परचेज के लिए लास्ट ईयर दिए थे, 2 अरब रुपए इस साल दे रहे हैं, ताकि सस्ते तरीन तरीके से स्कूलों की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। हमने सेकंड शिफ्ट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और 1000 स्कूल्स सेकंड शिफ्ट में चले गए थे। उसको डबल करने के लिए सेकंड शिफ्ट स्कूल्स के लिए हमने 1 अरब रुपए रखा है हायर एजुकेशन में, ताकि गरीब बच्चा ये ख्वाब देख सके कि वो भी लम्स जाके, आगा खान यूनिवर्सिटी जाके, GIK जाके, नस जाके पढ़ सके। हम इंसाफ एजुकेशन कार्ड का प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जा सके और मेरिट पे और नीड पे उनकी फीस गवर्नमेंट दे जी। और स्पेशल एजुकेशन जो उन स्पेशल अफराद के लिए होती है जिनकी छोटी या बड़ी डिसेबिलिटीज होती हैं। देखिए, दुनिया का जो नया निज़ाम है उसमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही होती है और एक ही सिस्टम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि माजूर बच्चों को ये महसूस हो कि वो कोई और बच्चों से कम है। तो हमने ये फैसला भी लिया है कि स्पेशल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान एक MOU होगा
स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, उनका करिकुलम, वो सारा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके बनेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्कूल हैं जिसमें तकरीबन 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आप किसी भी सिस्टम में देख लें 7 से 10% बच्चे उनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटीज होती हैं। 3 से 5 लाख बच्चे बन गए। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन इनको हेल्प करेगा कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स में रैंप्स बने, डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए जो है वो फैसिलिटीज बने, टीचर्स की खसूसी ट्रेनिंग हो। और खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बन रहा है जो कि स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जा रहा है, और अल्टीमेटली ये दोनों डिपार्टमेंट्स मर्ज होके एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट बनेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि वैसे तो कहा यह जाता है कि बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है और इसमें आदाद शुमार कुछ दिखाए जाते हैं, मिलते कुछ हैं और खर्च कुछ होते हैं। बजट हमेशा एक एस्टिमेट होता है, आपकी प्लानिंग का एक तरीका होता है। ये तो हो नहीं सकता कि वो 100% पूरे साल में वैसे ही रहे जैसे आप प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर 2019-20 में एक बजट बनाया था, उसमें तो कोविड के लिए एक पैसा नहीं रखा था। मार्च 2020 में कोविड आया, सारा खर्चा जो है वो कोविड की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। बजट अल्फाज का गोरख धंधा, ये तो आप खुद ही हमारी परफॉर्मेंस देख के देख लें। हमने कहा था हम 4 करोड़ लोगों को सेहत कार्ड देंगे, दिया। हमने कहा था हम हर बच्चे को कुर्सी देंगे ताकि किसी को जो है वो जमीन पे ना बैठना पड़े, 3 अरब रुपए दिए, 2 अरब रुपए अभी दे रहे हैं। हमने कहा था कि हम गरीब को जो है वही मौके देंगे हायर एजुकेशन के जो अमीर बच्चे के पास होते। सही। एजुकेशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद महंगाई की एक लहर आई है, महंगाई का तूफान आया है, इसके अगेंस्ट जहां तक हमारे लिए मुमकिन हो हम गरीब को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने इंसाफ फूड कार्ड शुरू भी किया और अगले 3 महीनों में इंप्लीमेंट भी करेंगे। और जो एक हुकूमत का बहुत अहम रोल होता है कि वो लीड करे, मुस्तकबिल के प्रॉब्लम्स देखे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करे। आप ये भी देखें कि इंपोर्टेड हुकूमत के बरअक्स रिफॉर्म से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं डर रही। उन्होंने ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरों के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस अप्रूव की। हमने अपनी एग्जीक्यूटिव अलाउंस को परफॉर्मेंस अलाउंस में तब्दील किया। उन्होंने जो है पैसे बचाने के लिए जो है वही जो है वो घिसे पिटेगे, एयर कंडीशनर 9 बजे नहीं 10 बजे लगेगा, पेट्रोल की अलाउंस जो है वो 30-40% कम हो जाएगी, गाड़ियों पे बैन होगा। ये 1947 से ये सारे कदम लिखे जा रहे हैं, हमारे बजट में भी लिखे गए, लेकिन हमने असली कदम लिए। हमने जो फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है उसमें वो सारे लोग जिनको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है वो एक दिन घर बैठेंगे तो वाकई बिजली और पेट्रोल का बिल हुकूमत का 20% कम होगा। इसी तरह जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का, पेंशन्स। चाहिए तो ये था कि वफाक की हुकूमत, वहां पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो काम करते, कि पेंशन्स के लिए वो कोई हल निकालते। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट बन रही है पाकिस्तान में कि वो नए एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम निकाल रही है ताकि पेंशन हमेशा के लिए महफूज हो, उसके लिए फंडिंग हो, सूबे की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बने और जो भी नए एम्प्लॉइज आए उनको दुनिया में जैसे जदीद पेंशन के निज़ाम होते हैं वो मिले। और हाँ, ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी 15 से 20 अरब रुपए की गाड़ियों को ऑफलोड करेगी और सरकारी मुलाजमीन को ये फायदा लेगी कि वो खुद गाड़ी ओन कर सके। इसको कहते हैं असल रिफॉर्म, इसको कहते हैं वो मुश्किल फैसले लेना और उनको इंप्लीमेंट करना जिसका मुल्क के लिए फायदा होता है, लेकिन जो सियासी हुकूमतें डर के नहीं लेती, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है। सर ये बताएं, सेहत के शोबे में सेहत के शोबे के लिए इस बजट में क्या है? सेहत वो शोबा है जिसका बजट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 50 अरब रुपए से ज्यादा। सेहत कार्ड की मैंने बात की, MTIs का बजट 53.6 अरब रुपए,
4 नए MTIs, DHQ हरिपुर, DHQ चारसद्दा, DHQ कोहाट, और जो एक हमारा नया हॉस्पिटल बना है साइकाइट्रिक केयर के लिए, फाउंटेन हाउस पेशावर, और उसके साथ 6 नए मेडिकल कॉलेजेस, चारसद्दा में करंट बजट से, हरिपुर में फखर शोले यूनिवर्सिटी में, सवाबी में नई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, अयूब मेडिकल कॉलेज की नई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, बुनेर और मानसेरा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेजेस, और दीर मेडिकल कॉलेज का भी आगाज होगा, तो 7 मेडिकल कॉलेजेस। 32 हमारे DHQs रिवैम्प हो रहे हैं, सिलसिला शुरू हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिटेल डिजाइन्स कंप्लीट हैं, पहले 12 पे अगले 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। सारा इख्तियार दे के हमारे जो 1000+ BHUs हैं, MO को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इख्तियार दे के हमने 6 महीने के अंदर 681 BHUs और RHCs को रिवैम्प किया है, और 2 अरब से ज्यादा पैसे रख के इंशाल्लाह इस साल में हमारी सारी प्राइमरी केयर की फैसिलिटीज तब्दील हो जाएंगी। 58 हॉस्पिटल्स और 15 अजला को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाके वो जगह जहां पे सरकारी डॉक्टर्स नहीं जाते उनको जो है वो चलाया जाएगा, और सिस्टम में तकरीबन 4000 बेड्स ऐड किए जाएंगे। दवाइयों के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन 11 अरब रुपए की, पोलियो के लिए पहली बार तारीख में एक स्पेशल ग्रांट 1 अरब रुपए का, जो कि बनू डिवीजन और डेरा इस्माइल खान डिवीजन के लिए खसूसी तौर पे होगा, क्योंकि ये वो 2 डिवीजन हैं जहां पे पोलियो का हमें चैलेंज पड़ता है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो कमी है, 100% कवरेज के निस्बत जो रिक्वायरमेंट है, 13,500 लेडी हेल्थ वर्कर्स की रिक्रूटमेंट का पहला फेज, जिसमें 3,500 लेडी हेल्थ वर्कर्स रिक्रूट करेंगे। सेहत का निज़ाम, हमें फख्र है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस रेट से इम्प्रूव हो रहा है, मसाइल हैं, मसाइल होंगे, हम जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ऑलरेडी एक मिसाली सेहत का निज़ाम है, और इंशाअल्लाह हम इतना आगे जाएंगे कि हम पाकिस्तान में बाकी सूबों के साथ नहीं कम्पीट करेंगे, दुनिया के अच्छे सेहत इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ कम्पीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सेहत का निज़ाम हो। अच्छा, फाटा के बजट के हवाले से सुनने में आया है कि इसमें कमी आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, कबायली अजला का बजट इमरान खान साहब ने 40 अरब रुपए से 131 अरब रुपए कर दिया था। ये बजट हमें ट्रांसफर तो NFC के थ्रू होना चाहिए था, NFC हुई नहीं, लेकिन चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा को दी गई है, वफाक का फर्ज बनता है कि कम से कम जिस निस्बत से वफाक के रिसोर्सेज ज्यादा हो, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला के बजट का ग्रांट भी ज्यादा हो। पहला साल है जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है कि पिछले साल के बजट के जो रिलीजेस थे वो भी नहीं किए, आखिरी क्वार्टर के डेवलपमेंट फंड्स नहीं रिलीज किए, जब शोर किया तो आधे रिलीज कर दिए, 17 अरब में से 8.5 अरब। TDPs, टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पीपल, जो रेफ्यूजीज अपने अजला से बाहर रहते हैं, उनके 17 अरब रुपए में 11.4 अरब रुपए नहीं रिलीज किए, और अगले साल जारी अखराजात का बजट 77 अरब रुपए से 60 अरब रुपए कर दिया। TDPs के लिए 1 पैसा नहीं रखा, ये रेफ्यूजीज करेंगे क्या? और करंट बजट में सिर्फ 60 अरब रुपए रखे, जो इस साल के बराबर है, जबकि हमारा खर्चा इस साल 62-63 अरब रुपए है, और इसके ऊपर सूबाई हुकूमत कोई 10-11 अरब रुपए और देती है। 15% तो वफाकी हुकूमत ने खुद तनख्वाह ज्यादा की। अफसोस मुझे इसलिए है कि मैंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में शहबाज शरीफ को भी ये बताया, सारी इनकी सीनियर काबीना बैठी थी, मौलाना असद बैठे थे जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल से मीटिंग की। मिफ्ता इस्माइल ने यह एग्री किया कि कम से कम हम इसको 74 अरब तक बढ़ा देंगे। मैंने कहा काफी नहीं है, लेकिन ये तो कर दें। बाद में ये वफाकी काबीना में गए, इन्होंने डिस्कशन की, और मुझे एक इनसाइड सोर्स से पता चला कि करंट बजट ना बढ़ाने की मुखालफत हमारे सूबे के गद्दारों ने की। मोहसिन दावर, मौलाना असद, और शर्म की बात है, या तो इन्हें यह समझ ही नहीं कि करंट बजट से तनख्वाहें दी जाती हैं,
और या तो इनकी बदनीयती का और ये पूरे इंपोर्टेड हुकूमत की बदनीयती का या एक और सबूत है। ये सही है, ठीक है, मजम्मत करते हैं, एक्शन भी लेंगे, ठीक है, एक्शन भी लेंगे और मजम्मत करते हैं, ठीक है, करनी भी चाहिए, किसी सूबे का हक नहीं मारा जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जुम्मे के रोज़ की जो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है वो मुतारिफ कराई गई है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये ज़रा बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब मैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में गया तो वहां पे जो इंपोर्टेड हुकूमत कहती थी कि हम सस्ती बिजली देंगे और लोड शेडिंग खत्म करेंगे, उन्होंने बिजली बचाने का ये नुस्खा निकाला कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाए। आपको पता है जो पाकिस्तान का बिजनेस मार्केट है वो चलता रात को है जी। आपको पता है कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो सताई हुई है, 2 साल कोविड की मुश्किलात में उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है। तो हमने ये कहा कि हम जरूरी नहीं है कि यही घिसे पिटे काम करें जिससे मुल्क की मईशत को ही नुकसान, उसके बजाय हम फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके बिजली भी कम इस्तेमाल करवाएंगे, पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करवाएंगे, एक सेंट्रल पॉलिसी बनेगी और हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी बनेगी कि जिन लोगों को जुम्मे के दिन काम करने की जरूरत ना हो उनके वर्किंग आवर्स में मंडे से थर्सडे तक 1-1 घंटा ऐड कर दिया जाएगा। जुम्मे के दिन उनको नहीं आना पड़ेगा, जुम्मे के दिन को स्केलेटन स्टाफ को आना पड़ेगा जिनको एक्चुअली काम करने की जरूरत है। जो वो इदारे जिन्होंने काम करना है, पुलिस हो गए, रेस्क्यू हो गए, उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, वो तो सारे चलेंगे, लेकिन जो बाकी लोगों को दफ्तरों नहीं आना पड़ेगा तो उनको ये एक्चुअली एक रिलीफ भी मिल रही है। लेकिन उसके अलावा हमारे ख्याल में 20% पेट्रोल का बिल और 20% बिजली का बिल बचाने में भी बहुत मदद मिलेगी और हर कुर्बानी हम प्राइवेट सेक्टर से भी नहीं दिलवाएंगे, खुद देंगे। तो मेरे ख्याल में ये वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है ये कोविड में वैसे ही पूरी दुनिया ने आजमाया है। हम चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज इस्तेमाल करके लोगों को वर्किंग कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी भी दें, हुकूमत का पैसा भी बचाएं और काम को भी ना सफर होने दें। बिल्कुल सही है जी, वेरी इंटरेस्टिंग। और देखते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव पॉलिसी होती है वर्क फ्रॉम होम की। फ्राइडेज़ को खैबर पख्तूनख्वा में तो जो लोग जिनकी छुट्टी हो जाएगी वो खुशी तो ज़रूर मनाएंगे, लेकिन ये कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि काम ज़रूर करना है घर से।